नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ईरान का दावा, तीसरा F-16 मार गिराया। पीएम मोदी ने की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत। बेरूत में इस्राएली हमले तेज। लेबनान से रॉकेट हमला, उत्तरी इस्राएल में भारी नुकसान। ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने मध्य ईरान के ऊपर एक और दुश्मन फाइटर जेट मार गिराया है। IRGC के मुताबिक ये F-16 फाइटिंग फैल्कन था, जिसे सुबह करीब 3:45 पर उनके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में उसने 200 से ज्यादा हवाई खतरों को खत्म किया है, जिनमें ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फ्यूल भरने वाले विमान और आधुनिक फाइटर जेट शामिल हैं। इस दावे से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अपनी एयर डिफेंस क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की सेना ने आरोप लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इस्राएल जानबूझकर निजी और यात्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले दोहराए गए तो ईरान कड़ा और जवाबी कदम उठाएगा। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई उसके मजबूत हमलों से परेशान होकर की जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान खुद भी खाड़ी में कई नागरिक जहाजों पर हमला कर चुका है। पहले ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर जहाज को जलाने की धमकी दी थी, लेकिन अब वो कुछ चुनिंदा जहाजों को निशाना बनाने की रणनीति अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात कर ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये त्यौहार पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और तरक्की लाए। उन्होंने क्षेत्र में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे न सिर्फ क्षेत्रीय हालात बिगड़ते हैं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो जाती है। पीएम मोदी ने समुद्री रास्तों को सुरक्षित और खुले रखने पर जोर दिया, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे अहम रूट को लेकर। साथ ही उन्होंने ईरान द्वारा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में दिए जा रहे सहयोग की सराहना भी की। मौजूदा तनाव के बीच ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। इस्राएल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। हमलों के बाद कई जगहों पर धुआं उठता दिखाई दिया, आग लग गई और जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इससे पहले इस्राएल ने 7 इलाकों के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी दी थी। लेबनान सरकार के मुताबिक इन हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं युद्ध के दौरान ईरान में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस्राएल में भी मिसाइल हमलों में कई लोगों की जान चली गई है। अमेरिकी सैनिकों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तरी इस्राएल में लेबनान से किए गए रॉकेट हमले के बाद 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटुला इलाके की ओर करीब 10 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को हवा में ही रोक लिया गया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिरे। हमले के दौरान पूरे गैलीली क्षेत्र में सायरन बजाए गए। गिरते मलबे और इंटरसेप्शन के कारण मेटुला और सफद शहर में इमारतों को नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि मैगन डेविड एडम के अनुसार ये हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और इलाके में तनाव बना हुआ है। डिएगो गार्सिया बेस पर हमले से बढ़ी चिंता। ट्रंप बोले, यूरोप साथ नहीं आया तो ग्रीनलैंड छीन लेंगे। ईरान का साफ संदेश, अब नहीं चाहिए युद्ध विराम। नातांज परमाणु केंद्र पर दोबारा हमला। पुतिन का ईरान को समर्थन, बोले रूस हर हाल में तेहरान के साथ। ईरान पर और तेज होंगे हमले, इसराइल ने दी बड़ी चेतावनी। क्यूबा ने अमेरिका को डीजल देने से किया इनकार। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले ने युद्ध की दिशा बदल कर रख दी है। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले से पता चलता है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। माना जा रहा है कि भले ही एक मिसाइल फेल हो गई और दूसरी को रोका गया हो, लेकिन इस कदम ने बड़ा संदेश दे दिया है। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान अब तक अपनी मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर बताता रहा है। ऐसे में ये कोशिश दिखाती है कि ईरान के पास छुपी हुई लंबी दूरी की क्षमता हो सकती है, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ सकती है। साफ है कि ईरान अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर तक अपनी ताकत दिखाना चाहता है।
ईरान को हराने के लिए ट्रंप हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अगर यूरोप ने हमारी ईरान को हराने में मदद नहीं की तो मैं ग्रीनलैंड छीन लूंगा। ट्रंप ने लिखा कि अगर हमारे नाटो वाले साथी होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं करते, जबकि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और उनके लिए ये काम बहुत आसान है, तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कदम उठाने की बात फिर से सोचनी पड़ सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन अब फैसला यूरोप को करना है। हमने सालों तक नाटो की मदद की, पैसा दिया, लेकिन बदले में हमें कुछ खास नहीं मिला। अब समय आ गया है कि वे भी हमारा साथ दें, वरना जरूरत पड़ी तो मैं अपनी मजबूत सेना का इस्तेमाल जैसे चाहूं वैसे करूंगा। ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र नतांज पर फिर से हमला हुआ है। ये वही जगह है जहां युद्ध की शुरुआत में भी नुकसान हुआ था। ईरान की परमाणु एजेंसी का कहना है कि यह हमला अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर किया है और इसे उसने गंभीर अपराध बताया है। ईरान का आरोप है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु समझौतों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई के दौरान भी इस साइट को निशाना बनाया गया था। अभी हालात काफी तनावपूर्ण है। इस्राइल का दावा है कि ईरान अब भी मिसाइल दाग रहा है, जबकि सऊदी अरब ने कई ड्रोन गिराने की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को अपना मजबूत दोस्त बताते हुए हर हाल में साथ देने की बात कही है। नौरोज के मौके पर उन्होंने ईरान की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस मुश्किल समय में रूस तेहरान के साथ नहीं छोड़ेगा। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन को भरोसा है कि ईरान इस संकट से मजबूत होकर बाहर निकलेगा। रूस ने अमेरिका और इस्राइल के हमलों की कड़ी आलोचना भी की है और कहा है कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट संकट में आ गया है। इस्राइल कार्ड्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस हफ्ते ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले और ज़्यादा तेज हो जाएंगे। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कहा कि इस्राइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। कार्ड्स के मुताबिक इस्राइल का लक्ष्य ईरान के सैन्य नेतृत्व को खत्म करना और उसकी रणनीतिक ताकत को पूरी तरह कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि जब तक इस्राइल और अमेरिका के हितों को खतरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। क्यूबा सरकार ने हवाना में मौजूद अमेरिकी दूतावास की डीजल मांग ठुकरा दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने पहले ही क्यूबा पर फ्यूल ब्लॉकेड लगा रखा है। ऐसे में क्यूबा ने इस मांग को बेशर्मी बताया। डीजल की कमी के कारण यूएस दूतावास में स्टाफ घटाने पर विचार हो रहा है, जिससे जवाब में अमेरिका भी वॉशिंगटन में क्यूबा दूतावास पर कार्रवाई कर सकता है। क्यूबा इस समय गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशन टल रहे हैं। इस बीच ट्रंप क्यूबा सरकार पर दबाव बना रहे हैं और बड़े राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से भारत पर असर को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमईज को सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेज़ी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। राहुल का कहना है कि हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ सकता है और ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास ना दिशा है, ना रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल तो ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। ममता बनर्जी ने मोदी पर तीखा हमला बोला। वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। ईद के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए ममता ने कहा कि जो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं, उनका बुरा हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता चुनाव हारने के डर से ऐसे बयान दे रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा गलत है। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी बीच लाखों वोटर नाम हटने को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। वेब सीरीज रीत और रिवाज का विवाद, वकील गुरकरण सिंह ने टीम को भेजा नोटिस।
वेब सीरीज शब्द, रीत और रिवाज को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिक कलेक्टिव की ओर से वकील गुरकरण सिंह ने Z5 प्रोड्यूसर और कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा है। मांग की गई है कि इस वेब सीरीज को तुरंत हटा दिया जाए। इस सीरीज पर सिख धर्म और पहचान को गलत और अपमानजनक तरीके से दिखाने का आरोप लगा है। कलेक्टिव का कहना है कि शब्द जैसे पवित्र शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है और सिख परंपराओं को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कृपाण, पगड़ी और गुरुद्वारे से जुड़े दृश्यों पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। कलेक्टिव ने साफ कहा कि अगर सीरीज नहीं हटाई गई तो वे कानूनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.